नमस्कार, खबर उत्तराखंड देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ज्योति। चलिए रुक करेंगे खबरों का। आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर बीजेपी अपनी तैयारियों को और तेज कर रही है और लगातार प्रदेश की सभी लोकसभा सीटों को लेकर बैठकें भी कर रही है। बता दें कि बीजेपी संगठन ने टिहरी लोकसभा सीट को लेकर बैठक की, जहां टिहरी सांसद और सभी विधायकों के साथ आगामी चुनाव पर चर्चा की गई। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष महेंद्र भट्ट ने बताया कि बैठक में आगामी चुनाव के साथ साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जन्मदिन को लेकर किस तरह से मनाया जाएगा, इसको लेकर भी चर्चा की गई। से 2 अक्टूबर गांधी जयंती तक के हमारे सेवा पखवाड़ा का जो कार्यक्रम है, उसके कार्यक्रम रचना में सभी विधायक सांसदों की सहभागिता बने और मंडल से लेकर उससे ऊपर के कार्यकर्ताओं की पूरी लोकसभा की आज बैठक है। कल हमारी लोकसभा की होगी, अल्मोड़ा लोकसभा की होगी और बाद में 2 हरिद्वार और चौरी लोकसभा की बैठक होगी। मुख्य रूप से लोकसभा पक्ष है और कैसे मत प्रतिशत बढ़ा सकते हैं, कैसे नए लोगों को जोड़ सकते हैं, इन सारे विषयों पर लगभग 2 घंटे की बैठक विधायक संपन्न हुई है। उन्होंने सकारात्मक सुझाव भी दिए और सरकार द्वारा जो कार्य किए गए वो धरातल में उतारने की दृष्टि से भी अनेकों सुझाव को प्राप्त हुए, जिनको आगामी दिनों में क्रियान्वित करेंगे। और वहीं हल्द्वानी में केंद्रीय रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट ने गोवा शिपयार्ड कंपनी की तरफ से दी गई एम्बुलेंस का शुभारंभ किया। वहीं अत्याधुनिक सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस हल्द्वानी जेल में बंदियों के स्वास्थ्य संबंधित दिक्कतों के लिए काम करेगी। हल्द्वानी जेल में एम्बुलेंस को हरी झंडी दिखाते हुए केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री अजय भट्ट ने कहा कि इससे जेल के बंदियों को बहुत ही लाभ होगा, क्योंकि बंदियों को गंभीर बीमारियों के इलाज के लिए एम्स सहित अन्य अस्पतालों के लिए जाना पड़ता था, जिसमें काफी खर्च होता था। लिहाजा CSR फंड से 20 लाख की लागत से ये एम्बुलेंस दी गई है, जो कि हल्द्वानी जेल प्रशासन और बंदियों के काम आएगी। यहाँ पर जो जेल के प्रभारी हैं, उन्होंने कई बार कहा कि हम एक ट्रिप में अगर अपने कैदियों को यहाँ से बाहर भेजते हैं, जैसे एम्स अगर ऋषिकेश भेजा तो 15,000 जाने का, 15,000 रुपये आने का लगता है। और कैदियों में भी ऐसी वेल इक्विप्ड एम्बुलेंस नहीं होने पर बड़ी दिक्कत होती है। तो गोवा शिपयार्ड का मैंने दौरा किया था, मैं गोवा में गया था, तो मैंने उनसे कहा कि एक एम्बुलेंस हमारी जेल के लिए CSR से दीजिए आप। तो वहाँ से ये गोवा शिपयार्ड की तरफ से दी गई और हमारी बात मानते हुए मैं धन्यवाद भी करता हूँ उनको। देश में 2024 में लोकसभा चुनाव होने हैं। ऐसे में उत्तराखंड में भी बीजेपी ने तैयारियां तेज कर दी है, जहां देहरादून में टिहरी लोकसभा को लेकर भाजपा अध्यक्ष के साथ एक बैठक की गई, जिसमें बीजेपी के सांसद, तमाम टीवी लोकसभा के विधायक मौजूद रहे। वहीं जब संसद में सवाल पूछा गया तो ऐसे बयान दिया कि जैसे लोग देखते ही रह गए। जो आने वाले 2024 के जो इलेक्शन है उसके बारे में किस तरह से काम होंगे, सब मिलकर इसी के बारे में डिस्कशन होगा और इसी के लिए ये बैठक रखे गए हैं। और विशेषकर यही है कि किस तरह से क्या क्या काम होना चाहिए, जो नहीं हुआ है कैसे कंप्लीट होंगे, इसी के विषय के लिए हम लोग यहाँ सब ये बैठक कर रहे हैं। रुड़की विधायक प्रदीप मिश्रा ने अपने जन्मदिन के अवसर पर रक्तदान शिविर लगाकर अपने समर्थकों के साथ जन्मदिन मनाया। विधायक प्रदीप बत्रा ने कहा कि सबसे प्रेम, सबकी सेवा यही जीवन का उद्देश्य होना चाहिए और हमारी सरकार का भी यही उद्देश्य है। जो भी उद्धार योजनाएं हैं उनका लाभ सबको मिले, हर वर्ग के व्यक्ति तक ये लाभ पहुंचे।
उन्होंने आगे कहा कि सभी को अपने जन्मदिन पर कुछ ऐसा करना चाहिए जो जनहित में हो और लोगों को भी उससे प्रेरणा मिले। और आज इस शिविर में लगभग 150 यूनिट रक्तदान हो जाएगा। रक्तदान से कईयों की जिंदगियां बचाई जा सकती हैं। और इस दौरान सौरभ गोयल ने कहा कि ये बहुत ही अच्छी पहल है। बहुत हर्ष का विषय है। विधायक प्रदीप बत्रा जी लोकप्रिय विधायक उनकी का आज जन्म दिवस है। वो दीर्घायु हो, उनको आयु बढ़े और बहुत ही सुंदर उन्होंने, उनकी सोच बहुत अच्छी है। उन्होंने बहुत सुंदर आयोजन अपने निवास पर यहाँ पर किया है। यहाँ पर ब्लड बैंक का कार्य, ब्लड में इस समय डेंगू की जो महामारी चल रही है और भी क्या नाम है आपका बुखार की जो महामारी चल रही है, उसके निमित्त लोगों को बहुत जरूरत है ब्लड्स की। और उन्होंने अपनी दूरगामी सोच को रखते हुए ब्लड कैंप का यहाँ पर आयोजन किया और अपने जन्म दिवस पर रुड़की शहर के सभी गणमान्य लोग, माताएं, बहनें, बच्चे, बुजुर्ग और युवा साथी सभी उनको बहुत बहुत बधाई दे रहे हैं। सबसे प्रेम सबकी सेवा, ये जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। भगवान के बनाए मनुष्य से प्यार करें और सबकी सेवा करें, यही राज्य का उद्देश्य होना चाहिए। राजनीति में हम लोग इसीलिए आए कि हम लोग सरकारी योजना का क्रियान्वयन करें और जो सरकारी योजना उसका लाभ हर व्यक्ति को मिले, हर वर्ग को मिले। जो पिछड़ा व्यक्ति है, जो अंत्योदय है, उसको उसका लाभ मिले। तो यही लक्ष्य हम लोग लेकर चल रहे हैं। सेवा ही संगठन है और संगठन ही सेवा है। इसी भाव से हम आगे बढ़ रहे हैं। इसी के तहत आज ब्लड कैंप लगाया गया है, जिसमें मैं समझता हूँ कि 100-150 यूनिट ब्लड आज जो है ब्लड बैंक हो जाएगा। मंगलवार को रामनगर में अतिक्रमण के नाम पर किए जा रहे उत्पीड़न के खिलाफ कांग्रेस ने प्रदेश सरकार के खिलाफ मोर्चा खोलते हुए नगर में जुलूस प्रदर्शन निकालकर प्रदेश के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के खिलाफ भी जमकर नारेबाजी की। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत के नेतृत्व में सैकड़ों लोग रेलवे स्टेशन के समीप एकत्रित हुए, जहां से ये भी लोगों ने जुलूस निकालते हुए वन परिसर पहुंचे, जहां अतिक्रमण के खिलाफ प्रदेश सरकार को घेरते हुए नारेबाजी करते हुए हंगामेदार सभा हुई। पूर्व विधायक रणजीत सिंह रावत ने कहा कि प्रदेश में जहां एक और बढ़ती महंगाई और बेरोजगार से जनता परेशान है, तो वहीं सरकार अतिक्रमण के नाम पर लोगों को उजाड़ने पर लगी है। जैसा हम सब विदित है, प्रदेश और देश में इस समय महंगाई अपने चरम पर है। हमारी भोजन की थाली में पिछले 5 सालों में 68% की बढ़ोतरी हो गई है और पिछले 1 महीने में 18% की बढ़ोतरी। बेरोजगारी पिछले 47 सालों के चरम पर है। आज देश में 60% से ज्यादा रोजगार देने वाला सेक्टर लघु, सूक्ष्म और मध्यम उद्योग जो है वो बंदी के कगार पर है। यहीं पर लखनऊ में डेल्टा फैक्ट्री जो करीब 6,500 लोगों को रोजगार दे रही थी। हल्द्वानी पहुंचे यूथ कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रभारी कृष्णा अलावरू का पार्टी कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों ने जोरदार स्वागत किया। यहां उन्होंने आगामी लोकसभा चुनाव को लेकर युवाओं में जोश भरा। उन्होंने कहा कि यूथ कांग्रेस उत्तराखंड के मुद्दों को लेकर जनता की आवाज उठाएगी। जल्द ही यूथ कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी और रेरा को लेकर बड़ा आंदोलन करने वाली है। साथ ही इस बार लोकसभा चुनाव में युवाओं द्वारा अहम भागीदारी बताते हुए एकजुट होकर भाजपा को कड़ी शिकस्त देने की उन्होंने यहां पर बात कही है। हल्द्वानी से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां यूथ कांग्रेस बड़े आंदोलन करने की तैयारी कर रही है और इसी दौरान कृष्णा अलावरू हल्द्वानी दौरे पर पहुंचे, जहां कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने उनका जमकर स्वागत किया। साथ ही उन्होंने बताया कि आने वाले लोकसभा चुनाव में उत्तराखंड से कांग्रेस को बड़ी जीत मिल सके, इसके लिए वो प्रयासरत हैं। साथ ही उन्होंने केंद्र सरकार पर और राज्य सरकार पर निशाना भी साधा। उन्होंने कहा कि प्रदेश में तमाम मुद्दे हैं, महंगाई, बेरोजगारी, लेकिन उसके बावजूद भी सरकार इन पर ध्यान नहीं दे रही है। पहले बात, युवाओं को काम है कि जो मुद्दे हैं आज जनता के, उत्तराखंड के, चाहे वो महंगाई हो, चाहे वो बेरोजगारी हो, चाहे यहाँ अतिक्रमण का मामला जो चल रहा है,
ये रीला का जो मामला है, ये सारे मुद्दों के खिलाफ जनता के हक और जनता की आवाज़ उठाना युवाओं का काम है। साथ में आने वाले लोकसभा के कैसी तैयारी करेंगे उस पर भी चर्चा होगी। तो मुझे पूरा विश्वास है कि इस बार उत्तराखंड की युवा कांग्रेस और हल्द्वानी की युवा कांग्रेस उत्तराखंड में अच्छे परिणाम लाने में बहुत योगदान देगी। वहीं उत्तराखंड के मदरसों में अब संस्कृत विषय भी पढ़ाया जाएगा। वहीं वक्फ बोर्ड के अध्यक्ष शादाब शम्स ने इस बात का खुलासा करते हुए कहा है कि राज्य के मदरसों में NCERT के अंतर्गत आने वाले विषय पढ़ाए जाएंगे। और उन्होंने बताया कि संस्कृत शिक्षा को बढ़ावा देने के लिहाज से एक छात्रा ने संस्कृत में कुरान लिखी है, जिसे मदरसा शिक्षा कमेटी में भी शामिल किया गया है। देखिए, एक प्रश्न मुझसे पूछा गया कि आप अपने मॉडर्न मदरसों में NCERT का सिलेबस लागू कर रहे हैं। उसमें मैंने कहा था बिल्कुल हाँ, हम लागू कर रहे हैं। तो पत्रकार ने मुझसे पूछा कि NCERT के सिलेबस में संस्कृत भी है, तो क्या आप संस्कृत भी पढ़ाएंगे? हमने कहा बिल्कुल, हम अरबिक के साथ साथ संस्कृत भी पढ़ाएंगे। मेरे बच्चों को अब हर लैंग्वेज पढ़ने का अधिकार होगा। देवभूमि उत्तराखंड में संस्कृत नहीं पढ़ाई जाएगी तो कहाँ पढ़ाई जाएगी? वहीं उत्तराखंड के कालागढ़ स्थित मुख्य बांध पर पहुंचे जंगली हाथियों ने उत्पात मचाते हुए जमकर तोड़फोड़ की है। आपको बता दें कि पौड़ी गढ़वाल के शहर कालागढ़ में जंगली हाथियों का एक झुंड मुख्य बांध पर पहुंच गया, जहां हाथियों ने बांध पर जमकर उत्पात मचाया और तोड़फोड़ भी की। वहां मौजूद पैनल क्षतिग्रस्त कर दिए। हाथियों का आक्रामक रूप देखकर मौके पर तैनात कर्मचारी घबरा गए और शोर शराबा शुरू कर दिया, लेकिन शोर शराबे के बावजूद भी हाथी टस से मस नहीं हुए। संबंधित विभागीय अधिकारियों की तरफ से मामले की पुष्टि करते हुए कॉर्पोरेट प्रशासन को पत्र लिखे जाने की बात कही जा रही है। वहीं रुड़की के पिरान कलियर नगर पंचायत क्षेत्र के पीपल चौक पर अब से आने वाली 26 जनवरी से 105 फीट ऊंचा झंडा लहराया जाएगा और इस जगह का नाम भी बदलकर अब्दुल कलाम चौक रखा जाएगा। जहां आपको बता दें कि कलियर नगर पंचायत चेयरमैन के प्रतिनिधि शफकत अली ने बताते हुए कहा है कि देश का तिरंगा हमारी आन बान और शान है। पिरान कलियर से आपको यह खबर बता रहे हैं, जहां अब्दुल कलाम इस चौक का नाम रखा जाएगा और आने वाले अगले साल यानी 2024 26 जनवरी से यहां पर 105 फीट ऊंचा झंडा फहराया जाएगा। इसको लेकर के अब्दुल कलाम चौक इसका नाम रखा जाएगा और इसको लेकर के बयान भी सामने आया है कि उन्होंने कहा है देश का तिरंगा हमारी आन बान और शान है और आने वाले 26 जनवरी 2024 के बाद से यहां 105 फीट ऊंचा तिरंगा लहराया जाएगा और इस चौक का नाम भी बदलकर अब्दुल कलाम चौक रखा जाएगा। लगभग ये 105 फीट जो ऊंचाई होगी लगभग इसकी, और तिरंगा तो देखिए अभी लगा दिया जाएगा इस पर 30 फीट का, लेकिन अब जो हमारा तो समय इसमें लगभग 1-1.5 महीने का है। हमारी जो भी चेयरमैन यहाँ पर है इस समय हमारे वाली साहब, तो दरअसल क्या है कि आने वाला वक्त प्रशासक का हो, हमारे यू साहब रहेंगे या चुनाव हो जाए, कल कोई चेयरमैन आए जिसे जनता और अल्लाह ताला चाहेगा वो आएगा, वो आके अपना 26 जनवरी में या 15 अगस्त में जो भी होगा हमारे वो जो हमारे देश का संविधान है उसके तहत अपने तिरंगे को फहलाएंगे। द्वाराहाट में डॉक्टर लीलधर भट्ट सरस्वती शिशु मंदिर, उच्च न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण अल्मोड़ा के निर्देश और जांच पड़ताल में एक सड़क सुरक्षा कार्यक्रम का आयोजन किया, जिसमें बच्चों को सड़क मार्ग पर सुरक्षित वातावरण के बारे में बताया गया।
वहीं ये कार्यक्रम 15 सितंबर तक किया जाना है। इससे पहले ये कार्यक्रम अल्मोड़ा, रानीखेत, सोमेश्वर जनपद के अन्य स्थानों पर जारी है। आपको बता दें कि सड़क सुरक्षा सप्ताह बहुत उत्साह और आनंद के साथ मनाया जाता है। वहीं सड़क सुरक्षा से संबंधित बहुत से कार्यक्रमों का आयोजन करने से लोगों को सड़क पर कैसे वाहन चलाने हैं इस बारे में प्रोत्साहित किया जाता है। आज हम डॉक्टर लीलाधर भट्ट सरस्वती शिशु मंदिर दोराहट में माननीय उच्च न्यायालय और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशों व तत्वाधान में एक सड़क सुरक्षा का कार्यक्रम हमने यहाँ पर आयोजित किया, जिसमें हमने बच्चों को सड़क पर सुरक्षा पर जो सुरक्षित माहौल है, वातावरण है, उसको किस तरह से हम यहाँ पर पैदा कर सकते हैं वो हमने इसको जानकारी दी। इसके अंतर्गत इस कार्यक्रम के अंतर्गत हम 1 सितंबर से 15 सितंबर तक ये कार्यक्रम जो है पूरे ज़िले में चलाया जा रहा है, जिसके अंतर्गत स्कूल, महाविद्यालय, कॉलेजेस और टैक्सी यूनियन ग्रामीण क्षेत्रों में जाकर हम इसको जानकारी दे रहे हैं। और ख़ासकर इसमें यह है कि हम बच्चों को इसलिए दे रहे हैं क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सीखते हैं वो बच्चे सीखते हैं। तो अभी तक हमने अल्मोड़ा में, रानीखेत में, सोमेश्वर में अब ये कार्यक्रम किए हैं। आज हम ये पहला कार्यक्रम दोराहट में कर रहे हैं। कल भी एक और कार्यक्रम है हमारा दोराहट। उत्तराखंड विधानसभा सत्र खत्म होने के बाद उधम सिंह नगर के जसपुर विधायक ने भाजपा सरकार पर जमकर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि इस बार वर्षा अधिक होने के कारण भू कटाव बहुत ज्यादा हुआ है, लेकिन सरकार और अधिकारियों की तरफ से उदासीनता है। पिछले 5 साल से ये मांग हमने की है कि छोटे छोटे तटबंध बन जाते तो भू कटाव को रोका जा सकता था। जमीन कटने पर किसानों को सरकार की तरफ से कोई मुआवजा नहीं दिया जाता। वही मांग की गई है कि नदी के किनारे जिनकी जमीन कट गई है उनका लोन माफ किया जाए, बिजली का बिल भी माफ किया जाए और उनको उचित मुआवजा दिया जाए, लेकिन सरकार का इस पर कोई संतोषजनक जवाब नहीं है। वहीं बिजली कटौती की मांग को भी रखा गया, लेकिन सरकार की तरफ से कोई संतोषजनक जवाब नहीं दिया गया, ऐसा विधायक ने कहा है। सरकार सिर्फ जनता को गुमराह करने का काम कर रही है। आपको मालूम है कि आपके अधिक वर्षा होने के कारण भू कटाव बहुत हुआ, लेकिन सरकार की तरफ से बड़ी उदासीनता है, अधिकारियों की तरफ से उदासीनता है। हमारा कहना है कि भाई बारिश अधिक हुई से हम नहीं रोक सकते, लेकिन ये व्यवस्था बन सकती थी। पूरे पिछले 5 वर्ष में यही मांग करता रहा है कि तटबंध छोटे छोटे बनने चाहिए, पिचिंग लगनी चाहिए जिससे कि लोगों की भूमि ना कटे। लेकिन किसानों की ज़मीन बाढ़ में कट जाती है, ना किसानों को उसका मुआवजा मिलता है। और एक जगह उन्होंने कहा है कि हम बंजर ज़मीन के लिए मुआवजा देते हैं जिसको बदले में दी जाएगी। उसका जवाब मंत्री जी नहीं दे पाए। मेरा कहना है कि किसी भी ज़मीन कटने पर उसको कोई मुआवजा सरकार नहीं देती। मैंने मांग की कि जिनकी ज़मीन नदी में कट गई उनका लोन माफ़ किया जाए, बिजली का बिल माफ़ किया जाए और उनको उचित मुआवजे की व्यवस्था की जाए, लेकिन सरकार का इस पर संतोषजनक जवाब नहीं मिला। रुड़की में गंग नहर किनारे स्थित प्रशासनिक भवन में राष्ट्रीय लोकदल ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया। इस प्रेस वार्ता में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारियों ने जानकारी देते हुए बताया कि देवेंद्र टिकोला को राष्ट्रीय लोकदल युवा का प्रदेश अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। इसके साथ ही आने वाले निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव को लेकर भी तैयारियों की जानकारी दी गई। राष्ट्रीय लोकदल युवा के नवनियुक्त प्रदेश अध्यक्ष देवेंद्र टिकोला ने बातचीत में बताया कि लोकसभा चुनाव में गठबंधन के अनुसार जो भी सिम दी जाएंगे उन पर मजबूती के साथ चुनाव लड़ा जाएगा और निकाय चुनाव में भी पार्टी की ओर से पूरी तैयारियां की जा रही हैं। निकाय चुनाव में भी पूरी तैयारियों के साथ लड़ा जाएगा। इस मौके पर बड़ी संख्या में राष्ट्रीय लोकदल के पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। विश्वास देता है पार्टी के लिए, राष्ट्रीय लोकदल के लिए सच्चाई ईमानदारी से और सभी समाज के शोषित गरीब, किसान, मजदूर, युवा भाइयों को साथ लेकर अपनी पार्टी का प्रदेश में परचम लहराने का काम करेंगे और सबको साथ लेकर चलेंगे। जो किसानों की आप बात कर रहे हैं, किसान के बहुत सारे उनसे भी बात की है, उनसे भी ऐसा है किसान कोई भी दल
किसानों की जो भी आवाज़ उठाने वाला, वो जो किसान संगठन हो, जो राजनीतिक पार्टी हो, हम सबको साथ लेकर किसानों की आवाज़ उठाने का काम करते हैं। अच्छा, युवा हो आप, युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा बहुत गरमाया रहता है। युवाओं की बेरोजगारी का मुद्दा बहुत गरमाया रहता है। चाहे कोई भी सरकार आई हो, यहाँ पर सरकारों में सिर्फ जो भी सरकार बनी, कोई नेता बना, उन्होंने सबने अपनी जेब भरने का काम किया है। महीने हो गए लगातार हो रही है, और किसान जो प्लेन का है वो बिल्कुल चौपट हो गया, उसकी फसलें डूब गई, गन्ने खत्म हो गए, गेहूँ धान खत्म हो गए, उड़द खत्म हो गए, जो साग सब्जियाँ थी वो खत्म हो गई, तो वो पिस गया बुरी तरीके से। और कोई भी सरकार उसकी बात नहीं करने के लिए तैयार नहीं है। यहाँ की सरकार सोई हुई है। उस मुद्दे को हम सबसे पहले उठाएंगे कि उन किसानों के घर में चिराग जलाने के लिए पैसे नहीं है, खाना बनाने के लिए पैसे नहीं है, सिलेंडर के लिए पैसे नहीं है, तो क्या करेगा? आत्महत्या करेंगे किसान। तो हमारी सबसे पहला मुद्दा यही कि आप किसानों की मांग को लेकर सरकार के विरुद्ध जाए। लोकसभा और निकाय चुनाव को लेकर क्या? देखिए, लोकसभा तो हमारा केंद्रीय नेतृत्व के हाथ में है। अगर हमें सीट मिलेंगी तो हम लड़ेंगे पूरी ताकत से, और नहीं मिलेगी तब भी कोई बात नहीं। जिन्हें गठबंधन होगा उन्हें लड़ाया जाएगा, और निकाय चुनाव हमें पूरी ताकत से लड़ेंगे। पीलीभीत रोड स्थित कांग्रेस कार्यालय पर खटीमा विधायक और उपनेता प्रतिपक्ष भुवन चंद्र कापड़ी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस आयोजित की, जिसमें उन्होंने विधानसभा सत्र के दौरान उठाए गए मुद्दों की विस्तृत जानकारी देते हुए बताया कि भाजपा सरकार की नीतियों पर निशाना साधी उन्होंने साधा, और बताया कि सरकार सत्र की अवधि को कम कर जनता के मुद्दों को दबाना चाहती है। उन्होंने कहा कि 60 दिन चलना चाहिए ये सत्र। साथ ही उन्होंने कहा कि अघोषित बिजली कटौती और अतिक्रमण के नाम पर जनता को उजाड़ने, आपदा हुए और नुकसान का मुआवजा, साथ ही जनहित के लिए सत्र के समय को बढ़ाने, उत्तराखंड राज्य आंदोलनकारियों के लिए दिए गए 10% आरक्षण में संशोधन, घपलेबाजी, आउटसोर्स की एजेंसियों की जांच आदि सभी मुद्दों को विधानसभा सत्र के दौरान सही तरीके से उठाया गया, लेकिन सरकार ने कोई भी संतोषजनक जवाब नहीं दिया। सरकार अपनी जिम्मेदारियों से भाग रही है। हुई है तो हमारे जो लोक सेवा आयोग में जो भी परीक्षा कराता है वो राज्य के अधीन की सेवाएं हैं, उनके अंदर का इसे लेना चाहिए। तो आदरणीय विधानसभा अध्यक्ष जी का मैं धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने तत्काल प्रभाव से प्रवर समिति को इसे भेजा, समिति का गठन कर दिया है और 15 दिन के अंदर इसमें सुधार कर विशेष सत्र बुलाकर इस विधेयक को पास करने की बात ने आपदा पे सरकार से बात करी, आप कब तक मुआवजा देंगे? पिछली आपदाओं का आपने मुआवजा नहीं दिया, सरकार संतोषजनक उत्तर नहीं दे पाई। हमने अतिक्रमण पर बात करी कि आप प्रदेश में बुलडोजर चला रहे हैं, जो वर्षों से 4 पीढ़ियों से लोग रह रहे हैं, जिनका व्यापार है उसे आप उजाड़ रहे हैं। या तो अति आवश्यक हो तो उनके पुनर्वास की व्यवस्था होनी चाहिए, उसके बाद अतिक्रमण की बात होनी चाहिए। हमने सरकार से कहा कि आप क्या राज्य के आउटसोर्स की एजेंसियों में जो सी और डी ग्रुप की भर्तियां हैं उनमें राज्य का स्थायी निवासी होना कंपलसरी करेंगे? सरकार ने जवाब नहीं दिया। वहीं रुड़की में गंग नहर के किनारे स्थित प्रशासनिक भवन में भारतीय किसान यूनियन रोड ने एक बैठक का आयोजन किया। आपको बता दें कि इस बैठक में भारतीय किसान यूनियन रोड के राष्ट्रीय अध्यक्ष पदम सिंह रोड के नेतृत्व में 26 सितंबर को ट्रैक्टर महारैली बुलाने का ऐलान किया गया, जिसमें हजारों की संख्या में किसानों के पहुंचने की उम्मीद की जा रही है। वहीं पदम सिंह ने कहा कि किसान बरसात के कारण बर्बाद हो चुके हैं, उनकी फसल पूरी तरह से खराब हो चुकी है, लेकिन सरकार उचित मुआवजा नहीं दे रही, जिसके चलते 26 सितंबर को ट्रैक्टर महारैली बुलाने का ऐलान किया गया है। वहीं इस बैठक में बड़ी संख्या में भारतीय किसान यूनियन रोड के पदाधिकारी और कार्यकर्ता मौजूद रहे। इनका विषय ये रहा, जो आपको तो पता है जिला हरिद्वार के अंदर जो बाढ़ की स्थिति बनी, उसमें तबाही पूरे क्षेत्र में जो हुई है, उस तबाही को देखते हुए शासन प्रशासन से कई बार बात की गई है कि भाई इसका कोई रास्ता निकाले, किसानों को राहत देने का काम करा जाए। लेकिन कई बार बात करने के बाद भी केवल तोरे आश्वासन मिले। एक बार एसडीएम साहब ने कहा कि साहब 2500 रुपये बीघा का मुआवजा दे रहे, लेकिन जब हम इधर क्षेत्र में गए, घाट क्षेत्र में गए, तो पता लगा कि साहब 300-300 रुपये का मुआवजा उन लोगों
को मिल रहा है। तो अध्यक्ष जी के नेतृत्व में ये बात आज बैठकर तय हुई कि शासन प्रशासन की वैसे आँख खुलने वाली नहीं है, तो एक बड़ी रैली के माध्यम से एक 26 हम आज बोलना चाहते हैं, उसकी तारीख हमें 26 तारीख डेट तय कर दी गई। उसमें हम यहाँ किसान आओगे अपना अपना प्रदर्शन करेगा। यहाँ से जो सरकार या जो सोरी से करने को नहीं रहेंगे, इसे खोलने के लिए किसान सड़कों पर आ रहा है। उसे लेकर हम यहाँ एक महारैली कर रहे और अपनी बात यहाँ जोरदार ढंग से सरकार के सामने रखें। गन्ना खराब हो गया, धान खराब हो गया, उन मुद्दों को लेकर सब कुछ चकबंदी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, बीडी में बहुत बड़ा भ्रष्टाचार है, यही सब। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल इतना ही। नमस्कार।